everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। 4 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, 5वां चल रहा है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी जाके देखो, लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो अब जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की ये वीडियो इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। रीजन बीइंग, इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, उससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज की ये वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप्स, जिसमें आते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ना सिर्फ हम फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर को समझेंगे, बल्कि इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसकी सूटेबिलिटी, फीचर्स सबको डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो माइट भी हो सकता है थोड़ा सा लेंदी बन जाए, लेकिन क्योंकि हर पार्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एंड तक की वीडियो देखना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग वाली वीडियो में ही कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसको हमें प्रॉपरली प्लेस करना पड़ता है। ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सीनियर बनेगा, कौन उसका सबऑर्डिनेट बनेगा, कौन किससे इंस्ट्रक्शंस लेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो एक जब ऐसा स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो जाता है कि ये इसके अंडर आएगा, ये इसके अंडर आएंगे, फिर ये इसके अंडर काम करेंगे, ये इनको रिपोर्ट करेंगे, ये आगे इसको रिपोर्ट करेगा, तो पूरा जब ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, एक ऐसी हायरार्की तैयार हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो ये ऐसे मानिए हड्डियों का ढांचा होता है ना, जैसे किसी भी ह्यूमन बॉडी में, बिल्कुल वैसा ही है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये ढांचा है ऑर्गेनाइजेशन का। सो ये बोलते हैं कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। और कोऑर्डिनेशन कब मेंटेन रहेगा? जब हमने अपने स्ट्रक्चर पे, हमारे ढांचे पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया होगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बस इतना सा ही था, लेकिन अब इसके हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इमेजिन करो एक इंसान है जिसका नाम है भोला। ठीक है, भोला का खुद का एक बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। तो भोला भैया को अब क्या करना था? अपने लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना था। उसको अपना ये ढांचा तैयार करना था, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने बात करी है। तो इनके पास ना 2 ऑप्शंस थे। पहला था फंक्शनल और दूसरा था डिविजनल। फंक्शनल में बेसिकली क्या होता कि भोला भैया अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी ना, उसमें डिपार्टमेंट्स बनाते। तो वो डिपार्टमेंट्स वो कुछ इस तरीके से बनाते कि पहले डिपार्टमेंट में वो अकाउंटिंग वाला काम करवाते, दूसरे डिपार्टमेंट में वो प्रोडक्शन वाला काम करवाते, तीसरे डिपार्टमेंट में वो मार्केटिंग वाला काम करवाते, चौथे डिपार्टमेंट में वो CSR वाला काम कराते। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए और हर एक डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर टास्क असाइन कर दी। अब इस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होंगे वो सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड ही काम कर रहे होंगे। इस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे मार्केटिंग में लगे होंगे। वहीं पे इस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होंगे वो अकाउंटिंग का काम देख रहे होंगे। ऑन द अदर साइड, अगर भोला भैया चूज करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ इनके जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो पता है कैसे बनेंगे? एक डिपार्टमेंट बनेगा, क्योंकि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में पैंट्स बनाते थे, तो एक डिपार्टमेंट हो जाएगा डिपार्टमेंट पैंट्स वाला, एक हो जाएगा स्कार्फ्स वाला या दुपट्टे वाला, एक हो जाएगा पोलो टी शर्ट वाला, एक हो जाएगा रेगुलर टी शर्ट्स वाला। तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स बने हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स कुछ इस तरीके से बने हैं कि प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, ऐसे हमने सेग्रीगेशन कर दिया। तो यहाँ हमें क्या समझ में आया कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बनाते वक्त जो सेग्रीगेशन होता है वो फंक्शंस के बेसिस पे होता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन फंक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, अकाउंटिंग है, CSR है, तो पूरा सेग्रीगेशन, पूरा जो आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा वो फंक्शंस के बेसिस पे होगा। वेयर एज डिविजनल में
प्रोडक्ट्स के बेसिस पे क्या होता है, हमारा सेग्रीगेशन होता है। अब ऑब्वियसली यहाँ से आपको एक बहुत बेसिक सी चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि डिविजनल स्ट्रक्चर सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई किया जा सकता है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं। क्योंकि देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है तो यहाँ पे फिर आप डिपार्टमेंट्स कैसे क्रिएट करोगे, तो वो तो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट बनेगा। लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही होती है तो वहां पे आप डिविजनल स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं। आइए अब इन्हें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो सेग्रीगेशन है वो कुछ ऐसे हुआ है कि सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट, ये होता है सीनियर, ठीक है। उसके अंडर R&D मैनेजर, मतलब एक डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ। उसके अंदर फाइनेंस मैनेजर, दूसरा डिपार्टमेंट क्रिएट हुआ। तीसरा डिपार्टमेंट मार्केटिंग मैनेजर का हुआ। फिर डिवीजन प्रोडक्ट साइड, यहाँ डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग वाले सारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अकाउंटिंग, परचेजिंग, फाइनेंस वाले इसके अंदर, सेल्स, कस्टमर सर्विसेज के अंदर एंड रिमेनिंग। सो बेसिकली यहाँ पे आपने सेग्रीगेशन किन बेसिस पे किया, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, फंक्शंस के बेसिस पे किया। तो ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम सिमिलर नेचर की टास्क को ग्रुप कर देते हैं और एक फंक्शन के अंदर प्लेस कर देते हैं, जैसे डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, तीनों ही R&D से रिलेटेड था, तो तीनों ही सेम नेचर की चीजें थी, उनको ग्रुप करके हमने R&D मैनेजर के अंदर डाल दिया और इस प्रकार से हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। अब जानते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अब भाई देखो, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा वो प्रोडक्शन का A to Z बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएगा, वो इस चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। उसको यूं नहीं होगा कि उसको प्रोडक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, नहीं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रह के वो वहाँ की हर एक चीज को आहिस्ता 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 सीख जाएगा और प्रोडक्शन से रिलेटेड वो क्या बन जाएगा, प्रो बन जाएगा। तो इससे स्पेशलाइजेशन आती है। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट, क्योंकि देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली विद इन अ डिपार्टमेंट उनकी जो कोऑर्डिनेशन होगी वो बहुत ही हाई लेवल की होगी। रीजन बीइंग, जब सब एक नेचर का काम कर रहे होंगे तो सब एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे ना, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। It helps in increasing managerial and operational efficiency and this results in increased profit. इससे operational efficiency भी बढ़ता है जिसकी वजह से ultimately क्या होता है, profits increase हो जाते हैं. It leads to minimal duplication of efforts which results in economies of scale and this lowers cost. अब इसका क्या मतलब है, देखिए अब यहाँ पे समझिए, जैसे R&D डिपार्टमेंट है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी R&D होगा वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर होगा, तो इसकी वजह से हर एक डिपार्टमेंट R&D वाला काम नहीं कर रहा होगा। अगर हर एक डिपार्टमेंट R&D वाला काम करना शुरू कर देता तो ऐसे मानो कितना ज़्यादा डुप्लीकेशन हो जाता काम का, बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है क्योंकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इकलौता ऐसा होगा जो उस पर्टिकुलर चीज़ का काम कर रहा होगा। यहाँ से एफर्ट्स का डुप्लीकेशन कम होता है जिसकी वजह से कॉस्ट कम लगती है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है। It makes training of employees easier as focus is only limited on a range of skills. ये employees की ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला सिर्फ प्रोडक्शन सीख रहा होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग सीख रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि अगर आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो पूरा का पूरा अपना एफर्ट उसी चीज़ में लगा दो। अगर तुम मल्टीपल चीज़ों में अपना फोकस रखोगे तो कभी भी तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल पे तुम पहुंचना चाहते हो। बस वही चीज़ बोली जा रही है कि एक एम्प्लॉय क्योंकि उसी फील्ड में लगा हुआ है और सब कुछ उसी फील्ड का सीख रहा है तो वो उसमें तो प्रो होगा ही होगा, एंड एट द सेम टाइम स्किल्स भी उसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएंगी और उसका फोकस भी इंक्रीज रहेगा। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। इससे ये भी मेक श्योर होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक फंक्शन को प्रॉपरली इज्जत मिल रही है, अटेंशन मिल रही है। बट ऑब्वियसली जहां पे कुछ फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी होंगे। तो यहां पढ़ते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये बोलते हैं अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स देन द ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड बाय द फंक्शनल हेड। इसका क्या मतलब हुआ, यहां आइए। अब भाई देखिए, ये R&D मैनेजर जो होगा
ये पता है क्या, ये इतना डूब जाएगा अपने डिपार्टमेंट में और अपने डिपार्टमेंट की चीजों में कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है वो उसे साइडलाइन कर देगा। उसको लगेगा नहीं नहीं, पहले मुझे मेरे डिपार्टमेंट को देखना है। आपने अक्सर ऐसा देखा भी होगा, जो डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड लोग होते हैं ना, वो अपने डिपार्टमेंट को लेके इतने ज्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली डिपार्टमेंट भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है और उस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये लोग इतने पगला जाते हैं अपने डिपार्टमेंट्स को लेके कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को वो क्या कर देते हैं, सेकेंडरी बना देते हैं और अपने खुद के डिपार्टमेंट को सुप्रीम प्रूव करने में लगे रहते हैं, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। सेकेंड इसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इट मे लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट्स। अब भाई कई बार क्या होता है, अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन सेल्स में भेजनी पड़ती है, मार्केटिंग में भेजनी पड़ती है, प्रोडक्शन में भी भेजनी पड़ती है, एंड वाइस वर्सा, प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स में भेजनी पड़ती है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। अब आपका यहाँ पे बोलना हो सकता है कि मैम अभी एडवांटेजेस में आपने पढ़ाया कि कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और अब आप बोल रहे हो कोऑर्डिनेशन खत्म हो रहा है। तो बेटा देखो, प्रीवियसली मैंने आपको एडवांटेजेस में जो पढ़ाया वो मैंने क्या पढ़ाया कि एक डिपार्टमेंट के विद इन जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इंप्रूव हुआ फंक्शनल स्ट्रक्चर में। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं वो सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में चलेंगे। लेकिन जहां प्रॉब्लम जा रही है वो ये है कि जो दूसरा डिपार्टमेंट है, फॉर से कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन में उतना ज्यादा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और ये बन जाता है एक डिसएडवांटेज। जब इंफॉर्मेशन इधर से इधर पास ऑन होनी है तो वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है मुझे महंगे वाले रॉ मटेरियल्स चाहिए या मुझे अभी रॉ मटेरियल्स चाहिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं अभी फंड्स नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट देना है लोगों को, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं हमें प्रॉफिट जनरेट करना है तो आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो जाते हैं और कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं डिपार्टमेंट्स में। एंड एट द सेम टाइम ये बोलते हैं कई बार लोग थोड़े से इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नॉलेज ले रहे हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का A to Z तो सीख जाता है, A to Z तो सीख जाता है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या चीजें हैं उसके बारे में उसको कोई आइडिया नहीं रहता, जिसकी वजह से इसकी सोच थोड़ी सी क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है और ये बस उतना ही सोच पाता है जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई भी दूसरा इंसान सोच पाएगा। उसको दुनिया की खबर नहीं रहती। वो बोलते हैं ना कुएं का मेंढक बन जाना, तो आप डिपार्टमेंट्स में प्लेस करके लोगों को कुएं का मेंढक बना रहे हो तो वो उनकी दुनिया बस वहीं तक सीमित रहती है। वो बाहर निकलते हैं तो उनको बहुत ही बहुत चक्का सा लगता है कि ये हम कहाँ आ गए हैं। बस वही चीज कुछ हो जाती है इन लोगों के साथ भी। अब बात करें सुटेबिलिटी की, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ सुटेबल होता है, तो ये बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ी होती है और उसमें डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज और ऑपरेशंस होते हैं जिनको स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होगा, सुटेबल होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है, स्पेशलाइजेशन मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर वहां पे अप्लाई कर देंगे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में बस इतना ही था। नाउ लेट्स मूव टू डिविजनल स्ट्रक्चर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, डिविजनल स्ट्रक्चर में जो सेग्रीगेशन होता है वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही होती है तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर को अप्लाई करती है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B और प्रोडक्ट C करके 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे। अब ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं आगे बताने वाली हूं। जिस प्रकार से फंक्शनल स्ट्रक्चर में सेग्रीगेशन फंक्शंस के बेसिस पे होता था, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट्स के बेसिस पे सेग्रीगेशन हो रहा है, तो फर्दर हर एक डिपार्टमेंट में R&D, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे। मतलब प्रोडक्ट C के लिए R&D कोई और कर रहा होगा, प्रोडक्ट B के लिए R&D कोई और कर रहा होगा, प्रोडक्ट A के लिए R&D कोई और कर रहा होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा होगा, प्रोडक्ट B की मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा होगा, प्रोडक्ट C की मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा होगा, A का फाइनेंस कोई और देख रहा होगा, B का फाइनेंस कोई और देख रहा होगा, C का फाइनेंस कोई और देख रहा होगा।
अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। यहाँ ये बोलते हैं product specialization helps in development of varied skills in a divisional head and this prepares him for higher position. This is because he gains experience in all the functions related to a particular product. अब देखो जैसे प्रोडक्ट ए है फॉर से टी शर्ट, ठीक है, तो अब जो इंसान इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा उसको टी शर्ट की R&D का भी खबर होगा, मैन्युफैक्चरिंग का भी खबर होगा, मार्केटिंग का भी होगा, फाइनेंस का भी होगा। तो ऐसे समझो उसको कितनी सारी स्किल्स एक साथ सीखने को मिल रही हैं। तो बस बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारा एक्सपीरियंस वो एक ही साथ गेन कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है इसमें, डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर द प्रॉफिट्स एज रेवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड एंड असाइन टू देम। अब भाई देखो, अब ये डिवीजन प्रोडक्ट ए का है, ठीक है, फर्स्ट ये टी शर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट था, ठीक है, तो अगर ये वाला डिपार्टमेंट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे पा रहा है तो हमारे लिए कितना इजी होगा ना इस पर्टिकुलर मैनेजर को अकाउंटेबल ठहराना, क्योंकि भैया हमें पता चल रहा है कि टी शर्ट वाले बिजनेस से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, मतलब ये डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी रहती है। It promotes flexibility and initiative because each division functions as an autonomous unit. यहाँ पे हर एक डिविजन ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम कर रहा होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग यूनिट की तरह काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इसमें थोड़ा सा आप एक्सपेंशन और ग्रोथ अच्छे से प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करना है। फॉर से प्रोडक्ट डी का डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट ई का डिपार्टमेंट, दैट्स इट, क्योंकि ऑलरेडी हर एक डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बेसिस पे चल रहे हैं, तो एक्सपेंशन इतना सिंपल हो जाएगा कि एक नया आप डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हो, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वहीं पे अगर डिसएडवांटेजेस की बात करो तो ये बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स। भाई देखो, पैसा तो बड़े बड़े लोगों के बीच में फूट डलवा लेता है, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिविजन्स पैसों के पीछे, पैसों के एलोकेशन के पीछे लड़ सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट ए वाले बोले हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, प्रोडक्ट बी वाले बोले नहीं हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, सी वाले बोले नहीं हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, तो लड़ाई वगैरह हो सकती है। It may lead to increase in cost since there may be duplication of activities across products. अच्छा, ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। प्रोडक्ट ए में भी R&D हो रही है, प्रोडक्ट बी में भी R&D हो रही है, प्रोडक्ट सी में भी R&D हो रही है। प्रोडक्ट ए में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसमें भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसमें भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। अब हो सकता था इनमें से बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाती अगर ये सारी चीज़ें मिलके चल रही होती, बट क्योंकि यहाँ पे आपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं और हर काम को सेग्रीगेट कर दिया है, तो हो सकता है ये इंसान फाइनेंस वाला जो काम कर रहा है सेम काम ये वाला डिपार्टमेंट वाला इंसान भी कर रहा है और सेम काम ये वाला इंसान भी कर रहा है, जिसकी वजह से वर्क का क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। तो वो डुप्लीकेशन थोड़ा सा आपके लिए कॉस्टली साबित हो सकता है। It provides managers with the authority to supervise all activities related to a particular division. एक particular division से related सारी activities को एक ही मैनेजर देख रहा है, तो हो सकता है कभी कभी उस मैनेजर की ईगो पे बातें आ जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा कभी कभी वो क्या कर देते हैं, अपने गोल्स को ज़्यादा सुप्रीम कंसिडर करते हुए, जिसकी वजह से अगेन ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करना पड़ सकता है। एंड अगर सूटेबिलिटी की बात करें तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहा होता है उसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेस्ट बैठता है। एंड दैट्स इट। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट, अगर आपको 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।